देखो ये 59th देखो, पहले 59th क्वेश्चन जो है ना, अब आपके पास बुक होनी चाहिए एच सी वर्मा से, एच सी वर्मा 59th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और पेज नंबर 311, ठीक है जी, पेज नंबर 311। सो 59th क्वेश्चन है, और ये फिगर मैंने ऐसी कॉपी की है, देख लो क्या है ना। फिगर शोज अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, radius small a placed in the uniform perpendicular magnetic field B, a thick metal rod OA। तो फिगर दिख रहा है तुम लोग को? मतलब एक्चुअली कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है ये, तो फिगर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो अब बताओ। ये सर दिख रहा है। यस सर। हाँ, चोरी वाला माल है ना सर में, तो ठीक है। चलो, इसमें ये कह रहे हैं कि जो ये ओए वाली रॉड है ना, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। ये ओए वाली रॉड को रोटेट करना है, उसके लिए परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया गया है मिड पॉइंट पर, और वो फोर्स कैलकुलेट करना है कितना होना चाहिए, कितना फोर्स लगाएंगे ताकि ये ओमेगा से रोटेट करे, और वो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर है इसका। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर है, कहाँ पर जानते हो? यहाँ पर देखो, ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, रॉड रोटेट्स क्लॉकवाइज, उसके आगे लिख रहे हैं विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो जब कांस्टेंट ओमेगा हो गया तो अपने आप समझ लो, कांस्टेंट ओमेगा का मतलब डी ओमेगा बाई डी टी जीरो हुआ, और डी ओमेगा बाई डी टी मतलब अल्फा जीरो, अल्फा जीरो का मतलब इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो आनी चाहिए। तो आप खुद ही सोचो इसमें कि जो कैपिटल एफ है उसके टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा, कैपिटल एफ के टॉर्क को यहाँ पर बैलेंस कौन करेगा, वो एनालाइज कर लीजिए और आपके आप आंसर आ जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि जब ये ओमेगा वेलोसिटी से रॉड रोटेट करेगी तो यहाँ पर एक ईएमएफ वाला कंसेप्ट भी था। थ्योरी याद करिए कि अगर कोई रॉड को आप हिंज कर दो, एल लेंथ की रॉड हो, और ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करे, तो इसके अंदर ईएमएफ का रिजल्ट आया था बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रोटेटिंग बार में, ईएमएफ इन द रोटेटिंग बार। थ्योरी में होगा आपके, है ना, लेक्चर में आपको मिल जाएगा ये रोटेटिंग बार का ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ, इसके अंदर ये जो रॉड ओए है उसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, और इसका आप पोलैरिटी भी देख सकते हो, पोलैरिटी किस तरफ आएगी अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ओ से लेकर के और ए वाला अगर क्लॉकवाइज है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो चेक करके बताओ वी क्रॉस बी वाली डायरेक्शन से अगर वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो अगर, तो ऑब्वियसली अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो वेलोसिटी सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। किधर आएगा फटाफट सॉल्व करके बताएं। वी क्रॉस बी जो है वो पॉइंट ओ की तरफ आएगा या फिर पॉइंट ए की तरफ आएगा? वी क्रॉस ए बी, बताएं, थोड़ा सा कम्युनिकेट करके बताएं किस तरफ आएगा वी क्रॉस। ए की तरफ, जी, ए की तरफ। ए की तरफ। तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और पॉइंट ओ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो पॉइंट ए पॉजिटिव एंड पॉइंट ओ नेगेटिव, मतलब ये जो रॉड ओ ए है ना वो एक बैटरी के तरीके से काम करेगा। रॉड ओ ए जस्ट लाइक अ बैटरी बन जाएगा, जिसका नेगेटिव एंड पॉइंट ओ की तरफ है और पॉजिटिव एंड पॉइंट ए की तरफ है। इसको ऐसे मान सकते हो, ओ ए को आप एक बैटरी मान सकते हो जिसका ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है, और इस सर्किट में रेजिस्टेंस आर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ो अपने आप, बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, द सेंटर ओ एंड द फिक्स्ड पॉइंट सी ऑन द लूप आर कनेक्टेड बाय अ वायर ओसी ऑफ द रेजिस्टेंस आर। डायरेक्ट लिखा हुआ है इन्होंने। तो अगर रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया और ईएमएफ इतना है तो करंट भी निकाल सकते हो। करंट ओ से ए जाएगा या फिर ए से ओ आएगा, वो भी देख लो आप। तो अगर ओ ए बैटरी है तो बैटरी में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलता है, और करंट निकाल सकते हो ईएमएफ, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ईएमएफ और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। यानी करंट ओ से ए की तरफ जाएगा, करंट ओ से ए की तरफ जाएगा। अब इसके बाद इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब एक फोर्स वाला फॉर्मूला लगाओ, फोर्स ऑन द वायर का फॉर्मूला। फोर्स ऑन वायर वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये लगाओगे आई एल क्रॉस बी। इस हिसाब से फोर्स किधर आएगा बताओ? आई एल क्रॉस बी अगर लगाते हो, और करंट ओ से ए की तरफ चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है, सर अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा। मतलब जो कैपिटल एफ लगाया है, कैपिटल एफ जो लगाया है उसके अपोजिट जाएगा ना। जो कैपिटल एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायग्राम में दिखा रहे क्या यस उसके? सर। हाँ, तो फिर इसका Yes, sir. मतलब ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो टॉर्क 0 हो जाएगा और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो आपका आंसर है वो ये कि कैपिटल एफ शुड बी इक्वल टू द फोर्स आई एल बी, जिसमें आई को तो आप बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 एंड फिर से एल इंटू बी। अब आप देख लो इसका आंसर जो बनता है,
ख्याल से यही आंसर बन जाएगा इसका 59 क्वेश्चन का कुल मिलाकर के। मतलब दो टॉर्क आएंगी, एक इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट की वजह से उस वायर के अंदर एक फोर्स लग जाएगी आई एल क्रॉस बी की, और एक जो हम बाहर से फोर्स एफ लगा रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस उस वायर के मिडिल पॉइंट पे ही लग रही हैं और अपोजिट साइड पे भी लग रही हैं। तो मिडिल पॉइंट पर लग रही हैं, अपोजिट साइड पर लग रही हैं, तो ये कैंसिल होनी चाहिए ताकि नेट टॉर्क 0 आ जाए और तभी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म ओमेगा बनेगा। ये इसका कंसेप्ट है। क्वेश्चन 60 है ना, सेम क्वेश्चन है, मतलब इसी फिगर का। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम एंड सपोज दैट द वायर कनेक्टिंग O and C has 0 resistance but the circular loop has a resistance capital R। और फिर से वही कह रहे हैं, रॉड OA is made to rotate with the uniform speed। ये यही लाइन मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनिफॉर्म ओमेगा है यहाँ पर भी, यूनिफॉर्म ओमेगा। देन फाइंड द करंट इन द रॉड व्हेन द एंगल AOC इज 90 डिग्री। तो वापस पुराने वाले फिगर पे पहले एक बार चलो, पिछले वाले फिगर पे देखो, इस फिगर की बात कर रहे हैं। आपको क्या बनेगा यार इसमें बताना। ये जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें अगर हम इसको थोड़ा कॉपी कर लें अगले पेज पे, बताओ भाई क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहना चाहिए इसमें, रेजिस्टेंस कहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से? क्या अभी पहले सर वाले दो रेजिस्टेंस पैरेलल में मान लेंगे। कौन से दो रेजिस्टेंस पैरेलल में मान लेंगे? कहाँ से कहाँ तक के लिए बीच में? मतलब ये जो O से C तक वाला पोर्शन है वहां तो रेजिस्टेंस नहीं है ना। यहाँ कह दिया ना कि वायर हाँ सर, कनेक्टिंग O to C है 0 रेजिस्टेंस, लेकिन रिंग में रेजिस्टेंस है। जी हाँ बताओ, सही बोल रहे हो, बताओ तो डिस्कस करो, मैं तो क्वेश्चन समझा रहा था यार, आप बताओ। हाँ सही सर बोल। सर फिर सी जब हम लोग 90 डिग्री पे लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि 90 डिग्री तक जो एक साइड होगी वो रेजिस्टेंस में होगी और AOC जो एक बड़ा वाला एंगल होगा 270 डिग्री वो एक रेजिस्टेंस में होगी, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गए दो, ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें रिंग में रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पॉइंट इनका सही है यार कि जो O से A तक आपने EMF निकाल लिया ना, EMF O से A तक के बीच में, जिसमें A वाला आप पॉजिटिव टर्मिनल पे कह रहे हो और O वाला नेगेटिव टर्मिनल पे कह रहे थे, तो रेजिस्टेंस जो बनेगा, रेजिस्टेंस, अब आप सीधे सीधे एंगल AOC 90 ले लो, एंगल AOC मतलब पॉइंट C जो है वो 90 डिग्री के एंगल यहाँ कहीं पर होगा वो। तो हमने एक काम करते हैं यार, वही डायग्राम बना लें, मतलब अगर हम डायग्राम 90 डिग्री वाले ड्रॉ कर ले ज्यादा अच्छा होगा। तो 90 डिग्री वाले डायग्राम के अंदर सिचुएशन ये बन जाएगी, ये पॉइंट C आपका यहाँ पर है, ठीक है जी, पॉइंट C और पॉइंट O यहाँ पर, और ये हमारा A तक का एक बैटरी मान लोगे आप, O से A तक के बीच में एक बैटरी मानो, O से A तक के बीच में एक बैटरी मानिए जिसका EMF B ओमेगा और वो L स्क्वायर बाई 2। हाँ, यहाँ पर जो L है वो रेडियस होगा एक्चुअल में, बट फिलहाल मैं B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 कर दे रहा हूँ। और O से C तक आपने एक वायर बनाया, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट रिंग में रेजिस्टेंस है। रिंग में रेजिस्टेंस कैपिटल R है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बिल्कुल सही लॉजिक कह रहे हैं कि ये जो रिंग है ना, इसका ये जो पोर्शन देख रहे हो आप 1/4 पोर्शन, लेंथ के हिसाब से जो ये 1/4 पोर्शन है, इसका रेजिस्टेंस आप R/4 मान लीजिए, और लेंथ के हिसाब से बाकी का जो पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस 3R/4 मान लो आप। और ये 3R/4 और R/4 पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो आप ये निकाल सकते हो कि इस बैटरी से कितना करंट फ्लो करना चाहिए, करंट फ्रॉम द बैटरी। तो करंट फ्रॉम द बैटरी फाइंड आउट करोगे, EMF B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 और डिवाइडेड बाय इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/4, और 3R/4 को पैरेलल में कनेक्ट करके देख लो। तो यहाँ पर बेसिकली R इफेक्टिव लिख दे रहा हूँ मैं, बट आप 1/R इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेना। 1/R इफेक्टिव बराबर 1/R/4 प्लस 1/3R/4। अब इसके आगे देख लेना, करंट सॉल्व हो जाएगा, और जब करंट सॉल्व हो जाएगा तो आपको फिर वही काम करना है। करंट सॉल्व होने के बाद क्या करना है, कैपिटल F के अपोजिट साइड पर एक फोर्स लगाओगे, मैग्नेटिक फोर्स ILB वाली, कैपिटल F के अपोजिट एक मैग्नेटिक फोर्स ILB, बस। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर होता जा रहा है? थोड़ा सा फास्ट है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताते जाइएगा इसमें क्वेश्चंस। सर हो रहा है सर, एक्चुअली इसमें से डायग्राम ही नहीं बन पा रहा था सर, हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से कंसीडर द वेरिएशन ऑफ द प्रीवियस फिगर, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन का फिर से इन्होंने यूज किया है फिर से। और सपोज दैट सर्कुलर लूप लाइज इन द वर्टिकल प्लेन, अभी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, मतलब ग्रेविटी कंसीडर नहीं हो रही थी, अब ये वर्टिकल प्लेन में आ गए। तो वर्टिकल प्लेन का मतलब अब आप इसको फिगर में ग्रेविटी को भी कंसीडर कर लीजिए। क्या करना चाहिए, देखो भाई, रॉड का मास दे दिया, रॉड एंड द लूप हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बट द वायर कनेक्टिंग O and C हैज
देखिए फिर से ये बहुत ध्यान से पढ़ा करो, रेजिस्टेंस कहाँ है कहाँ नहीं है। तो रॉड एंड लूप हैव नेग्लिजिबल, रॉड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लूप में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन वायर कनेक्टिंग ओ एंड सी हैज अ रेजिस्टेंस, उसमें है, ओ से सी तक का रेजिस्टेंस है वापस उसी तरीके से जैसे पहले था। और फिर यहाँ पर यूनिफॉर्म ओमेगा है, सब कुछ वही तो आ गया यार क्वेश्चन, है ना। फाइंड द फोर्स, अब ये तो मेरे ख्याल से सब कुछ वैसा ही है, बस एक इतना सा फर्क है कि ग्रेविटी की फोर्स और आ जाएगी इसमें। यानी क्वेश्चन नंबर 59 में और क्वेश्चन नंबर 61 में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 59 में और 61 में यहाँ पर ये क्यू नहीं है, एक्चुअली ये थीटा है यहाँ पर, मतलब जो क्यू लिखा है ना वो थोड़ा सा फॉन्ट मिसिंग थे, इसमें थीटा है, मतलब कि जब वो रॉड थीटा एंगल वर्टिकल से बना रही है। कर लेंगे इसको आगे, आप बताएं इसको। देखो जब ये हो रॉड जाएगा सर। वर्टिकल से थीटा एंगल पर होगी ना, इसमें क्या होगा, जो 59th क्वेश्चन आपने किया है ना वैसा ही करना है आपको, 59th जैसा ही है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि एक ग्रेविटी का भी कंपोनेंट दिखाओगे। मतलब अगर हम इसी डायग्राम में तुमको दिखा देंगे, ज्यादा मेहनत न करना चाहें तो हम इसी डायग्राम में घुसड़ गपड़ कर लेते हैं। तो उसमें ये एक तो आर रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया ओ से सी तक के बीच में, पॉइंट ए पर एक पॉजिटिव टर्मिनल और पॉइंट ओ पर नेगेटिव टर्मिनल दिखा दो, बैटरी बन जाएगी बेसिकली। लेकिन ओ ए हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, ये ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन द रॉड मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, वर्टिकल से आप थीटा एंगल पर है ये रॉड। तो आप बताओ ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर रहेगा? कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी अगर पूछा जाए, कंपोनेंट ऑफ एमजी विच इज परपेंडिकुलर टू रॉड, अलोंग द रॉड नहीं, परपेंडिकुलर टू रॉड कौन सा आएगा? अगर रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल पर है तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर जाएगा या फिर साइन थीटा वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर जाएगा? इतना तो बता दो भाई कि अगर हम साइन थीटा रॉड ओ ए ले रहे हैं और ओ ए रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, वर्टिकल से, तो जो इसकी आप mg दिखाओगे ना सेंटर ऑफ मास के ऊपर, mg एट द सेंटर ऑफ मास, उसका कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रॉड दिखाना पड़ेगा आपको, है ना? सर साइन थीटा होगा। साइन थीटा होगा ना, पक्का ना, mg साइन थीटा वाला, ये परपेंडिकुलर टू रॉड है। और हम परपेंडिकुलर टू रॉड में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि टॉर्क तो इसी से आएगी, जो अलोंग द रॉड है उससे टॉर्क तो आएगी नहीं कोई। जो कंपोनेंट अलोंग द रॉड है उससे टॉर्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो पॉइंट ओ से ही पास कर जाएंगे फोर्स, जहां से बॉडी रोटेट हो रही है। तो जो उस आपको टॉर्क तो mg साइन थीटा से मिलेगा, टॉर्क इस कैपिटल एफ से मिलेगा, और एक टॉर्क मिलेगा ILB वाले फोर्स के थ्रू, तीन फोर्सेस के थ्रू टॉर्क मिलेगा। 59th क्वेश्चन में कैपिटल एफ और ILB ये दो फोर्स थे, इसके अंदर कैपिटल एफ ILB और उसके अलावा एक तीसरा फोर्स और है, वो है mg साइन थीटा। तो आंसर इसका में क्या बन जाएगा? 59th का लॉजिक लगाओ, 59th क्वेश्चन का लॉजिक, उसके हिसाब से एफ और प्लस ग्रेविटी का कंपोनेंट mg साइन थीटा, ये दोनों मिल करके बैलेंस कर देंगे फोर्स ILB को। अब उसमें I निकालने के लिए आप वही लॉजिक लगाओ, EMF B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस सिर्फ O से C तक का है, उसके आगे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो आप इसको डिवाइडेड बाय R कर लीजिए। ठीक है, डन। यस सर। 62, ये चारों तरह से खतरनाक हैं भी क्वेश्चन एक्चुअली में, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी पूछे तुम लोगों ने, तो फिगर देख लो भाई इसका भी। और ये इसमें ना एक्चुअली क्या है कि जो बाहर का रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है, मतलब आउटसाइड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, और कनेक्टिंग वायर है जीरो रेजिस्टेंस, और उसके अलावा जो कहानी है एक्सेप्ट ग्रेविटी फोर्सेस बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड बाय द पाइप, जो हिंज है पिवट है वहां से ही लग रहा है। और चलो बच्चे बताओ इसमें क्या करना चाहिए यार, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है? एक बाहर EMF लगा रखा है इन्होंने, एक बाहर पे EMF लगा रखा है, और उसके बाद क्या करना चाहिए? देखो 62 वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, 62 वाले क्वेश्चन को। इसमें इनिशियल वेलोसिटी वगैरह कुछ है कि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जे एडवांस के अगर आप रिवीजन करना चाहते हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये हम लोग रिव्यू प्रॉब्लम्स में डालते हैं। बैटरी ऑफ EMF E एंड द वेरिएबल रजिस्टर R, ठीक है, आर कनेक्टेड बिटवीन O एंड C, पहला पॉइंट। कनेक्टिंग वायर से जीरो रेजिस्टेंस, दूसरा पॉइंट। नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तीसरा पॉइंट। ग्रेविटी है और मैग्नेटिक फोर्स है, और वो जो हिंज है वहां पर फोर्स है, बट उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। कैपिटल R को चेंज करना है सच दैट कि जो यूनिफॉर्म ओमेगा आ जाए इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए,
और एंगल यहाँ पर भी क्यू नहीं होगा, एक्चुअली वो थीटा एंगल होगा, लेकिन इस बार थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से लेना है। आप लोग के पास बुक होगी तो आप ज्यादा बेटर तरीके से देख सकते हो। हमने तो एक कॉपी किया कहीं से, तो कॉपी करने में सारे फॉन्ट सही आते नहीं है। चलो ये बताओ कि ये जो बाहर वाला ईएमएफ लगा रहे हो, ये एक करंट डिलीवर करेगा। वो करंट किस तरफ डिलीवर करेगा, अगर इसको ध्यान से देखो आप, बाहर वाला, ये जो बाहर वाली बैटरी लगाई है, इसकी वजह से करंट की डिलीवरी किस तरफ होगी? ओ से ए की तरफ होगी या फिर ए से सर ओ? ओ से ए की तरफ। है ना, पहला पॉइंट यही है। पहला पॉइंट आप ये समझो कि जो बाहर वाली बैटरी है, इससे एक करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, पॉजिटिव साइड से जाएगा और ऐसे वापस ओ की तरफ आएगा, फिर ओ से ए की तरफ जाएगा, फिर ए से इस रेजिस्टेंस में होता हुआ और वापस इस बैटरी में चला जाएगा। ये सर्किट बन रहा है यहाँ पर। सर्किट समझ में आ रहा है करंट का? सर्किट समझ में आया कि करंट यस सर। तो ये करंट, लेकिन जानते हो ये करंट बदलता रहेगा। एक्चुअली क्या है कि जैसे देखो टाइम जीरो पर या किसी भी टाइम पर, टाइम जीरो क्यों कह रहे हैं, किसी भी टाइम पे कह लीजिए, क्योंकि यहाँ ओमेगा भी तो है ना। दो बातें समझो यार, ओमेगा भी है इसमें, यूनिफॉर्म ओमेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये जो ओए है ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। तो अगर ओए रोटेट करेगा तो वो खुद भी एक बैटरी बन जाएगा। मोशनल ईएमएफ वाले कंसेप्ट को फॉलो करो कि अगर कोई भी रॉड रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक ईएमएफ का काम करेगा, मोशनल ईएमएफ बनेगा। और फिर से वही चीज है कि ए पॉजिटिव बनेगा और ओ नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ कह सकते हो, मोशनल ईएमएफ का नाम दे दो, चाहे जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो नाम दे दो, और वो हमेशा बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। तो कुल मिलाकर के यहाँ दो ईएमएफ है। देखिए स्क्रीन आ गया भाई आपके पास? अभी तो चला गया थोड़ा सा। यस सर। तो यहाँ दो ईएमएफ है यार, दो ईएमएफ है, ध्यान दो। दो ईएमएफ कौन से हैं? एक तो आपने बाहर ईएमएफ लगा रखा है और एक इस रॉड जो रोटेट कर रही है इसके अंदर ईएमएफ आएगा। अब आपको ये देखना है कि जो बाहर वाला ईएमएफ है और जो रॉड वाला ईएमएफ है, क्या वो एडिटिव है या फिर सब्ट्रैक्टिव है, मतलब उनको करना क्या चाहिए मुझे। तो डायग्राम बना के देख लेते हैं। डायग्राम में बाहर वाला सर्किट प्लस माइनस के साथ ऐसे चल रहा है, ये प्लस माइनस बाहर वाला ईएमएफ, ठीक है। और फिर हम ये ओ पॉइंट की तरफ आएंगे, फिर ओ से इस रॉड की तरफ जाएंगे, ठीक है, ओ से रॉड की तरफ। तो फिलहाल तो मैं रॉड हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ, बट क्वेश्चन में ये जो रॉड है ना वो थीटा एंगल पर है वर्टिकल से। तो एक काम करें, सीधे थीटा एंगल पे ही डायग्राम को बनाते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से ये वायर आएगा, फिर वो जो रॉड ओ ए है वो थीटा एंगल पर है, लेकिन उसके अंदर भी ईएमएफ है। ये ध्यान देना है आपको कि उसके अंदर ईएमएफ लगा हुआ है, और उस ईएमएफ का पॉजिटिव साइड ए की तरफ, नेगेटिव साइड ओ की तरफ है, ओ ए। और ये ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, रॉड के रोटेट करने की वजह से, इसके एंगुलर स्पीड ओमेगा की वजह से आ रहा है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा रखा है जो कि वेरिएबल रेजिस्टर है। कुल मिला के सर्किट डायग्राम समझ में आ गया आपको। इन क्वेश्चंस में अगर आपने सर्किट सही बना लिया तो क्वेश्चन पूरा हो जाता है। सर्किट डायग्राम समझ में आ गया कि सर्किट डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है, सर्किट डायग्राम बताओ बच्चे लोग। यस सर। एक ये ईएमएफ जो एक्सटर्नल है, एक ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, उसके अलावा ये वायर्स दिखाई हैं और बाहर का रेजिस्टेंस आर मैंने अलग तरीके से दिखा दिया है, बट सर्किट तो यही है। अब आप बताओ ये दोनों ईएमएफ ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या करें, माइनस प्लस अगर ये आ रहा है तो ये ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बाहर दोनों ईएमएफ? चेक करके देख लो आप। सीरीज में है दोनों बैटरी, प्लस माइनस करके आ रहा है, देखिए। तो नेट ईएमएफ इस पूरे सर्किट का बोलो क्या लिखोगे? क्या वो ई माइनस बी ओमेगा ऐड हो जाएंगे सर? ऐड हो रहे हैं ना यहाँ पर, ऐड हो रहे हैं, ध्यान देना। तो नेट ईएमएफ ई प्लस बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, करंट मल्टीप्लाइड बाय करंट, ये आई निकाला आपने। और उसके बाद फिर रॉड ओए पर एक फोर्स होगा, जो ओ ए है उस पर फोर्स भी लगेगा, किधर की तरफ लगेगा? तो फिर देखो आप, करंट उसमें ओ से ए की तरफ आएगा, बिकॉज करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है। तो ओ से ए अगर करंट फ्लो करा रहे हो और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड नहीं होगा, वो ओ ए के परपेंडिकुलर होगा यार, क्योंकि फोर्स हमेशा वायर के 90 डिग्री पे आता है। मतलब ये जो ओ ए है एग्जैक्टली अपवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ओ ए जो है वो थीटा एंगल पर है हॉरिजॉन्टल से। तो आप थोड़ा सा टिल्टेड दिखाओ इसको, मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसी एंगल पर होगा ये। अगर मैं सेपरेटली इसको दिखाना चाहूँ इस डायग्राम के अलावा, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो आपको, कि जो रॉड ओए है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है,
वो हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो आपको जो ILB की फोर्स दिखानी पड़ेगी वो रॉड OA के बिल्कुल 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ दिखाओगे, इधर की तरफ ऐसे दिखाओ ILB की फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, IL क्रॉस B लिखते हो ना, तो लेंथ के परपेंडिकुलर दिखाना चाहिए आपको फोर्स। तो ILB की मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ और ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ, ग्रेविटी mg की फोर्स नीचे। अब आप बताओ, अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है तो क्या इन दोनों के टॉर्क बैलेंस नहीं होने चाहिए? ILB और ग्रेविटी की टॉर्क आप, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इनके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। देखिए ग्रेविटी की फोर्स है, ले ली हम लोगों ने, फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड था ILB, वो भी कंसिडर कर लिया, और हिंज वाला फोर्स हिंज के अबाउट टॉर्क देगा नहीं, तो खुद वो कह रहे हैं कि तीन ही फोर्स है। बोलो भाई, ये बात आपको अगर समझ ना आई हो तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़े फिर इसको। यस सर, आ गई सर, आ गई यार। तो क्या कर दें आप कंडीशन, ओमेगा कांस्टेंट रखना है मेरे को, क्या कर दें इन दोनों में, क्या रिलेशन कर दें ओमेगा को मेंटेन करने के लिए? जितना टॉर्क ये ILB देगा, अब ILB 90 डिग्री पर है पॉइंट O से, ये तो परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला लगाते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस बेसिक रिजल्ट को लगाओगे तो आप कहोगे ILB इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है, और वो टॉर्क mg के टॉर्क से बैलेंस हो जाएगा, तो mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg के लिए cos जो, थीटा कंपोनेंट। हाँ वो मतलब L/2 cos थीटा होगा। अब यहाँ पर कैपिटल I की ये वैल्यू रखनी पड़ेगी तुमको, ये वैल्यू, ये जो कैपिटल I की ये वैल्यू है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो और फिर कैपिटल R निकाल लो, इसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो जी नेक्स्ट। ये पैकेज के कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, वो भी देख लेते हैं, और वही भैया और अगर होगा तो आप बता देना, अभी इस वाले मीटिंग में तो इतने ही हो पाएंगे। 7th क्वेश्चन है अभी जो अल्टरनेटिंग सर्किट वाला आपको PDF भेजा गया था ना फाइल, इसी वाली, तो उसमें से ये 7th क्वेश्चन है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम है और E1 E2 दे रखा है, यहाँ पर एक बैटरी E1 है, लेकिन इसमें E2 कहाँ है? E2 तो कहीं चाहिए, ऑल्टरनेटिंग वाला है, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ही। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। एक बात बताओ, टोटल कितना EMF बन रहा है यहाँ पर टोटल EMF चेक करो सर। दोनों को सर ऐड कर देंगे सर, 25√3 प्लस ऑफ 25√6 sin ओमेगा। 25√3 प्लस 25√6 इंटू साइन ओमेगा टी, ये टोटल EMF आ गया, राइट। अब आप मुझे ये बताओ, इसकी RMS वैल्यू निकाल सकते हैं? RMS वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था E स्क्वायर करो पहले, E स्क्वायर अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे। हाँ मतलब E स्क्वायर करेंगे तो वो 25√3 स्क्वायर एक पहला टर्म आ जाएगा, और प्लस ये 25√6 और उसका स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, और प्लस एक और टर्म आएगा यहाँ पर 2AB वाला, तो 225√3 इंटू 25√6 और आगे वो साइन ओमेगा टी वाला। उसके बाद क्योंकि RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो उल्टा चलते हैं, पहले स्क्वायर किया, पहले आप स्क्वायर करते हो, उसके बाद मीन लेते हो, और उसके बाद रूट करते हो। तो जब इसका मीन लेंगे यानी कि एवरेज निकालेंगे इसका, तो E स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको इस पहले टर्म का एवरेज वैल्यू प्लस सेकंड टर्म की एवरेज वैल्यू पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ये सब याद करो फटाफट, क्लास में डिस्कस हो चुका है, और साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, साइन ओमेगा टी वाले फैक्टर की एवरेज वैल्यू 0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाले फैक्टर की एवरेज वैल्यू 1/2। तो आप फटाफट देख लो आपका आंसर क्या बन रहा है, यानी कुल मिलाकर के, और इसके बाद E इसका स्क्वायर रूट कर देना, तो वो RMS हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के E RMS निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आएगा वो 25√3 का स्क्वायर पहला टर्म आएगा, स्क्वायर ऑफ 25√3 प्लस उधर की तरफ जो टर्म है वो है 25√6 का स्क्वायर और उसके साथ 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा आपका, ये RMS वैल्यू आएगी EMF की। और RMS वैल्यू का डेफिनेशन यही कहता था कि RMS वैल्यू का मतलब होता है अगर आप इतना EMF DC वाला सप्लाई कर दो, RMS EMF का फिजिकल मतलब यही है कि अगर इतना कांस्टेंट EMF सप्लाई कर देंगे तो सेम हीटिंग इफेक्ट मिलेगा आपको। डेफिनेशन ऑफ RMS वैल्यू यही कहती है कि अगर आप जो RMS करंट निकालते हो या फिर RMS वोल्टेज निकालते हो उसको DC मान लो, डायरेक्ट करंट मान लो, डायरेक्ट वोल्टेज मान लो, कांस्टेंट मान लो,
और हीट वाला बेसिक फॉर्मूला लगा दो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाते थे। तो फिर अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप देख लेना कितना आंसर आएगा, बट इसके आगे, ठीक है जी। Switch is closed at the time t equal to 0 and opened at time t equal to 14 minute. Find the amount of heat produced in the resistor. तो मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन जो बनना चाहिए वो तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हीट इक्वल टू ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस और इनटू टाइम, और ये ईएमएफ आरएमएस वाला पुट करेंगे। तो एक बार जरा वेरीफाई करो और बताओ क्या आंसर बनता है आपका। आई मीन चेक कर लो सारी। सर करेक्ट है सर, 63000 जूल। हाँ यही आ रहा है ना आंसर इसका। लॉजिक है इसमें, सिर्फ एक लॉजिक था कि आरएमएस वैल्यू। इसमें दो कंसेप्ट आप सीख रहे हो। एक तो ये कि देखिए एक्चुअल में जो यहाँ पर ईएमएफ है वो डीसी और एसी का कॉम्बिनेशन है, डीसी प्लस एसी का कंबाइंड सप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आरएमएस का फंडामेंटल पता है आपको, आरएमएस निकाल लीजिए। आरएमएस की वैल्यू निकालने के बाद उसका फिजिकल मतलब भी पता होना चाहिए कि आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज से हीटिंग इफेक्ट निकाला जाता है। उसी फॉर्मूले से जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला पुराना अपना जान पहचान वाला। 8th एल सी पैरेलल में, बगल में आर आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर सबकी वैल्यू दी गई है। एल की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी दे रखा है। फाइंड द करंट इन द रजिस्टर। ये वही फेजर डायग्राम पर हो गया। देखो फेजर डायग्राम के हिसाब से चलोगे तो क्या होगा, देखो। अच्छा अब मैं ना करंट दिखा देता हूँ आपको, लेकिन वैसे मैंने मना किया हुआ है, करंट दिखाया नहीं जाता, बट फिर भी समझने के लिए एक बार एक समझने के लिए, मतलब जस्ट लॉजिक डेवलप करने के लिए, अगर हम ये कहें कि मेन करंट जो है वो आई है, सपोज दैट, और वो डिवाइड हो गई इंडक्टर में और कैपेसिटर में I1 I2 करके, और उसके बाद वापस रेजिस्टेंस में आई करंट हो गई। अगर हम ऐसे मान ले तो नॉर्मली हम सर्किट्स को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपसे ये कहा था कि आप करो यही काम, लेकिन I इक्वल टू I1 प्लस I2 डायरेक्ट नहीं होगा। इसकी जगह पर क्या होगा, फेजर ऑफ I आप कह सकते हो। मतलब यहां पर रिलेशन ये बदलता है कि फेजर ऑफ I विल बी इक्वल टू फेजर ऑफ I1, याद आ रहा है रिजल्ट आपको, और प्लस फेजर ऑफ I2, क्योंकि आप डायरेक्ट रिजल्ट ना फॉलो करके वेक्टर में चला करो। ऑल्टरनेटिंग करंट्स में पूरी एक क्लास हमने, तो फेजर मतलब वेक्टर, कि I1 का वेक्टर बनाएंगे, I2 का वेक्टर बनाएंगे, और उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमारा बाहर वाला करंट बनेगा। अब ये रिजल्ट बनाओ कैसे, है ना, ये क्या बनाएंगे कैसे। तो यार एक बात बताओ, I1 और I2 के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, मुझे आप ये बताओ। I1 और I2 के बीच में अगर मैं फेज डिफरेंस 180 होगा ना, पक्का? यस सर। हाँ, तो यानी I1 I2 एक दूसरे के, अच्छा, और L और C पर जो वोल्टेज आएगा, तो ध्यान सुनना है, L और C पर जो वोल्टेज बनेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन पर, क्या इसमें कोई डाउट है आपको कि LC पर वोल्टेज सेम आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं वो, मतलब जितना वोल्टेज इंडक्टर का होगा उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर का भी होगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। पैरेलल में है ना, वो इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज सेम होगा, और वो वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस जा रहा है या फिर वो वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस जा रहा है, वो वोल्टेज और बगल में जो रेजिस्टेंस लगा है ये वोल्टेज आपस में कितने एंगल पर बन रहे होंगे? नहीं आ रहा समझ में आपको बात? चलो ऐसे देखो, अच्छा देखो, अच्छा ऐसे देखो, अगर आपको फेजर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखो, हम ना लूप इक्वेशन बनाए। लूप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अगर से मान लो अगर मैं एक लूप ये वाला लूं जो इंडक्टर से होता हुआ, रेजिस्टेंस से होता हुआ और बाहर वाले सोर्स के थ्रू जाएगा, मान लो एक हम ये ले लेते हैं ऐसे करके, और एक हम इधर से ले लेते हैं वाया कैपेसिटर करके, तो हम क्या क्या इक्वेशन बनाएंगे? हालांकि लूप इक्वेशन से सॉल्व करना लेंदी पड़ जाएगा, बहुत लेंदी पड़ जाएगा आपको। तो आप, हम ये लिख सकते हैं कि L1 di1 by dt प्लस I इंटू आर बराबर 5 sin 100 pi t। बोलो सही है कि नहीं ये चीज? ये लूप इक्वेशन सही है या नहीं है, ऊपर इंडक्टर और रेजिस्टेंस को मिला करके? यस सर। और दूसरा कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को मिला ले तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर का कोई क्यू चार्ज मान लेते हैं, तो क्यू बाई सी कैपेसिटर का प्लस आई आर और इक्वल टू, फिर से वही हो जाएगा 5 sin of 100 pi t। बट ये सॉल्व करना डिफिकल्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, इसीलिए मैं मना करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ फेजर डायग्राम पे आओ,
बार बार आपसे कहता हूँ। चलिए फेजर डायग्राम से कैसे करोगे देखो, I1 का एक फेजर बनाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, मान लो चलो हम किसी भी डायरेक्शन में I1 दिखा देते हैं कि I1 किसी डायरेक्शन में है, तो ये बताओ I2 किस डायरेक्शन में होगा। अगर I1 आपने एक डायरेक्शन में दिखा दिया है तो I2 किस डायरेक्शन में दिखाओगे? सर इसके ऑपोजिट हो जाएगा। अब अपोजिट होगा, तो I2 इसके अपोजिट दिखाएंगे। चलो अब I1 बड़ा होगा कि I2 बड़ा होगा ये देखना पड़ेगा आपको यार। I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, ये कैसे मालूम चलेगा? इंडक्टेंस की वैल्यू सर दी है दोनों की वैल्यू सेम आ रही सर है। दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी सर। तो आप XL निकालो, XL और XC निकालो, कितना आ रहा है? सेम आ रही वैल्यू। ये सर दोनों 15.5 सेम आ रही है सर, इसीलिए मतलब आर पे कोई करंट जाएगा नहीं। XC और XL निकालो पहले। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपकी बात पे ट्रस्ट कर लेता हूँ कि दोनों बराबर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं फिर I1 I2 बराबर आ जाएगी यार। फिर क्या होगा, इंडक्टर वाली करंट और इंडक्टर कैपेसिटर वाली करंट सेम मैग्नीट्यूड की अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि ये एक की लीडिंग करंट होती है और एक की लैगिंग करंट होती है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में लैग करता है 90 डिग्री से, यानी ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए। और अगर XL और XC की वैल्यूज बराबर हैं, जो लग रहा है वैल्यू देख करके ऐसा लग रहा है कि बराबर आ जाएंगे वो, तो इसका मतलब I1 I2 बराबर हो गए। तो फिर इसका मतलब I1 और I2 सेम वैल्यू के दो वेक्टर हो गए, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हो गए। सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शंस में, तो क्या आएगा रिजल्टेंट उसका? दो वेक्टर्स का 0। रिजल्ट 0, यानी स्मॉल I 0 हो गया, ये इसका आंसर होगा। तो करंट इन द रेजिस्टेंस 0, यानी सर रेजिस्टेंस अगर में ये दोनों करंट इक्वल नहीं होते सर तो फिर हम लोग क्या करते? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके लिए फिर हमारा फेजर बनता है और फिर 90 डिग्री पे बनाते हैं हम इसको। अभी जस्ट करो, टाइम कंप्लीट कर दें यार। रेजिस्टेंस में करंट 0 होगा तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज जाएगा नहीं, कोई खत्म हो गया। तो ये जितना भी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ चला जाएगा? रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज गया नहीं कोई, तो ये सारा वोल्टेज कहाँ पे चला जाएगा फिर? L और C पे। और सेम। हाँ, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो यही हो गया 5 sin 100 pi t। नया वोल्टेज क्यों आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस को हटा दीजिए अब यहाँ से। समझ पाए इसको? ये सर यस सर। चलो अभी एक और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं।